गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज ऐसे अचानक से मुझे आना पड़ा, कोई वीडियो का कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, ऐसे तैसे कैसे भी करके मैं बैठ गया हूँ। इसका एक रीज़न है, अभी मेरा ये वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट जो मिलेगा एक वीडियो, उसमें आपको नाम तो नहीं बोल सकता, चाइना का दिया हुआ गिफ्ट है अभी जो भी चल रहा है, पैंडेमिक जो चल रहा है, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस है ऑनलाइन का, इसलिए वो नाम उच्चारण नहीं कर सकते, बीमारी का भी विषय में नहीं बोल सकते। बस इतना बोल सकता हूँ कि अभी हम लोग जो भुगत रहे, इतना इंसान जो मर रहा है, क्यों मर रहा है, किस लिए मर रहा है, कौन सा न्यूट्रिशन का वजह से मर रहा है, आपको क्या करना है, गाइडलाइन एक डॉक्टर के जरिए दिया जाएगा। मुंबई का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने करीब 1.5 साल से अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, चाइना भाई लोगों का दिया हुआ तोहफा, ठीक है, उससे कैसे बचा जाए, कैसे डील किया जाए, घर में क्या क्या सामान यूज़ किया जाए। आज तक आपको यूट्यूब में बहुत सारा, फेसबुक में बहुत सारा आपको वीडियो मिला, मगर लॉजिकल वीडियो आपको किसी ने नहीं बताया है। कौन सा दवाई आपको खाना है, कितना खाना है, बुखार का दवाई क्यों नहीं खाना है, उसमें क्या होता है, बुखार होने से क्या होता है, इस टाइम पे चाइना भाई लोगों का दिया हुआ जो बीमारी है, उसका वजह से जो बीमारी होता है उस समय क्यों नहीं खाना है, ठीक है। कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, सब चीज़ एकदम बारीकी से आपको बताया जाएगा, पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा। आप जितना हो सके अपना जान पहचान वाला, हर एक परिवार वाला, पड़ोसी हर एक इंसान को बताइए। और ये चाइना का दिया हुआ बीमारी से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है उसका बचाव क्या है, सब चीज़ आपको यहाँ पर बारीकी से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं अभी का भी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड किया और मैंने अभी का भी मैं इसको अपलोड करूँगा, मतलब कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, पूरा रॉ आपके पास जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि ये वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, अंत तक देखिए। आपको आईसीयू का नौबत नहीं आएगा और आपको हॉस्पिटल में 10 लाख रुपया खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ कॉमन गाइडलाइन अगर फॉलो करेंगे, 4 दिन का भीतर में चाइना का दिया हुआ बीमारी से आप बाहर आएंगे, गारंटी एकदम। उनका दावा है कि ठीक होगा ही होगा। जो डॉक्टर आपको बताएगा वो खुद आईसीयू में, चाइना भाई लोगों का दिया हुआ जो बीमारी है, वो बीमारी से ग्रसित इंसान को जकड़ के हग भी किए हैं, ठीक है, मगर उनको कुछ नहीं हुआ है। तो यही बात मैं अब बांग्ला में बोलूँगा। আমি এবারে বাংলায় বলছি। বুঝতেই পাচ্ছেন চাইনিজ ভাইদের দেওয়া সবথেকে বড় বিমারি, বড় রোগ। তো এর থেকে মানুষ কেন এত মরছে, কি কি কারণে মরছে, কি কি নিউট্রিশনের ডেফিসিয়েন্সির জন্য মরছে, কেন মরছে মানুষ, তার সলিউশন কি, এইরকম একজন এক্সপার্ট ব্যক্তি উনি মুম্বাই থেকে এটা পুরো টেলিকাস্ট করেছিলেন, লাইভ উনি করেছেন। আমি রেকর্ডিং করে মানে যাই তাই করে আমি বসে পড়েছি জাস্ট প্রতিটা ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, যাতে না কারো বাড়ির কোনো ব্যক্তি না মারা যায়, না অসুস্থ হয়, না তাকে 10 লাখ 20 লাখ টাকা খরচা করতে হয়, ঠিক আছে। কি করে বাঁচবেন, কেন আজকে ইন্ডিয়ান লোকেরা কেন এফেক্টেড এত হচ্ছে, এর রিজন কি, কি নিউট্রিশন দরকার, এবং এর যে ডিএনএ যে স্ট্রাকচার যে চেঞ্জ হচ্ছে হয়ে কি করে মিউটেশন হচ্ছে, A to Z পুরো পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলস আপনি জানতে পারবেন। হাত জোড়ো করে অনুরোধ করছি, ভিডিওটা দেখুন আর শেয়ার করুন, এবং এটা আপনি ডাউনলোড করে যেখানে ইচ্ছা আপনি শেয়ার করতে পারেন, কোনো কপিরাইট স্ট্রাইকও পড়বে না আপনার, ঠিক আছে। আমি এমবেডিং অফ করে রাখবো, রাইট। তো আপনি ইমিডিয়েট এটা দেখুন, রিকোয়েস্ট করছি, এবং নিজের পরিবারের লোকেদেরকে বাঁচান। খুব তাড়াতাড়ি ব্রাজিলিয়ান স্ট্রেন আসতে চলেছে। আজকে এটার আমি আজকে ডেট হচ্ছে মে মাসের আজকে 12 তারিখ, 12 মে, ঠিক আছে, 2021। তো এই ভিডিওটা পাবলিশ করছি, নেক্সট 2-3-4 মাসের মধ্যে ব্রাজিলিয়ান স্ট্রেন এসে যাবে, সেটা কিন্তু আরও খতরনাক, মানে আর বলবো না, অলরেডি কিছু কেস ধরা পড়েছে, ঠিক আছে, আমাদের গুজরাটে, অন্যান্য জায়গাতে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আর কথা না বাড়িয়ে মেন টপিকে চলে যাচ্ছি। বাই বাই, নিজের খেয়াল রাখুন, সেফ থাকুন, মুখে মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ইউজ করুন, সাবান ইউজ করুন। বাই। और आज हमारे बीच में पल्लवी जी और आनंद जी जो वेस्टीज परिवार के यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, तो मैं यहाँ पर आप सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और आप सभी क्या करेंगे, पल्लवी जी को और हमारे आनंद जी को जो है जोरदार तालियों से आप वेलकम करेंगे। तो लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आप सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, राइट। चलिए जोरदार तालियां आप बजाइएगा।
यहाँ पर मैं आपको सभी को ऑल पार्टिसिपेंट्स टू बी अनम्यूटेड। यस, आप अपने आप को अनम्यूट करके तालियां बजा सकते हैं। पार्टिसिपेंट अपने आप को एक तालियां बजनी चाहिए, एक तालियां Okay. So thank you so much, बलवानी सर. Thank you so much. आप ये मत समझो कि यहाँ पे कोई आपको नुस्खे मिलने वाले हैं शॉर्टकट वाला, टेम्पररी वाला, कोरोना का खिलाफ. वो तो जरूर मिलेगा. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस वक्त की फ्रेंड्स, आप ये समझ लो, दुनिया बदल चुका है. कोविड के बाद ये तो था, कोविड 2 के बाद तो सचमुच बदल गया. कोविड 1 के बाद डेफिनेटली लोगों को ऐसा लग रहा था कि बदल चुका है, पर धीरे वो वापस अपनी बैकड्रॉप पे आ गए थे. पर कोविड 2 के बाद एक बात तो तय हो चुका है, दुनिया बदल चुका है. तो आज हम इस बात का डिस्कशन करना पड़ेगा कि आगे हमारी जिंदगी जीने का तरीका कीप इट इन माइंड. क्योंकि आज दुनिया में हम सब सारे लोगों की लाइफ में आज तक बाकी बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया था, एक चीज को छोड़ के, वो है हमारी हेल्थ, हमारी स्वास्थ्य वगैरह वगैरह. पर आज आज मेरे और आपके जिंदगी में मोस्ट सक्सेसफुल थिंग क्या होने वाला है, वो है मुझे और आपको जिंदा रहना. मेरे और आपके घर में सारे लोग जिंदा रहना, ये चीज होने वाला है बहुत ही अहम. ये कोई अगला एक 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का बात होने वाला नहीं है. हमको इसके साथ ही जीना है, सक्सेसफुली जीना है. तो उसके लिए हमारे कुछ प्लानिंग होना जरूरी है. कोविड न होना कितने लोग चाहते, सारे लोग चाहते. पॉजिटिव ना होना सारे लोग चाहते. पर सवाल है कि कोविड पॉजिटिव ना होने के लिए आपने किया क्या है. बहुत बड़ा सवाल है. क्या किया है, क्या किया. आज भी आप बताइए कि कोविड पॉजिटिव ना होने के लिए आपने क्या किया. मास्क लगाया, हैंड वॉश किया, सैनिटाइजर किया, वो ठीक है, कंट्रीब्यूट जरूर कर. बस इज इट इनफ है. आपको भी पता है इट्स नॉट इनफ. रहा सवाल, कोविड पॉजिटिव हो गया तो क्या करने का. हॉस्पिटल ढूंढने का, बेड ढूंढने का, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क ढूंढने का. ये कितना उचित है. आप सोचो कितना उचित है. कैसे रहेगा अगर हम लोग आज कोविड पॉजिटिव समझो हो गया, मैं अगले 4 दिन के अंदर अगर मैं कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव हो सकता है तो कैसे रहेगा, जिंदगी कैसे रहेगा. क्या ये हो सकता है. ये डेफिनेटली हो सकता है. उसके लिए हमको प्राइमरी चीज से मदद करने वाले कुछ इंफॉर्मेशन, जानकारी. तो मैं आपकी मदद से आई वुड लाइक टू कनेक्ट, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जी. डॉक्टर जी मेरी वाइफ है. हम दोनों मिलके इस क्षेत्र में, वेलनेस क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं. एक व्यवस्था बना रहे हैं. हमारे वेलनेस सेंटर से कर्नाटक में 3 वेलनेस सेंटर्स हैं, और हमारे टाई अप सेंटर भी है महाराष्ट्र में. तो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी लोगों को एजुकेट करना. तो इसी तहत आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कोविड के बारे में. कोविड पॉजिटिव हो गए तो अगर आप हुए हैं, आपके घर कोई हुए तो अगले 4 दिन के अंदर कैसे नेगेटिव हो सकते हैं उसके बारे में. तो ऑल डॉक्टर जी प्लीज. दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी. और पहला जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो हम बिल्कुल कैजुअल थे. हमको लगा था कि लोग टेक केयर कर लेंगे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे. और हमने कुछ खास काम नहीं किया. हम अब सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं. जैसे बलवानी सर जी ने बोला, हम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है वेस्टीज में. हम अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे थे. ये बहुत अच्छा मौका था. अब तक हम बोल रहे थे ESBI, और लोगों को अभी ESBI पता चल रहा है. तो हमने ज्यादा फोकस नहीं किया. लेकिन जब सेकंड लॉकडाउन आ गया तब हम सोचने पे मजबूर हो गए कि लोगों के पास जानकारी नहीं है कि कोरोना से कैसे बचे. लोगों को पता नहीं है इम्यूनिटी मतलब क्या है. लोगों को पता नहीं है जब इम्यूनिटी बढ़ाना होता है तो क्या करना होता है. और इसीलिए हमने पिछला 1 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार डेली प्रोग्राम कर रहे हैं. ये इम्यूनिटी मतलब क्या लोगों को समझाए. लोग सिर्फ इतना जानते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करो,
लेकिन किसी को पता नहीं है इम्यूनिटी बूस्ट करने का मतलब क्या है। और काफी सारे मेरे वेस्टिज भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, उनको पता नहीं है, वो डर गए हैं, उनको लगता है अरे ये तो सप्लीमेंट कंपनी है, ये हमको कैसे मदद करेगी, ये कोरोना तो इमरजेंसी कंडीशन है। नहीं दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस का आप सब लोगों को आज फायदा होगा। मैं डॉक्टर पल्लवी ऋत्वी वेलनेस सेंटर्स चलाती हूँ। मेरे 3 जगह पे सेंटर है, जैसे कि आनंद जी ने बताया। ये सेंटर्स में कोई भी आम सेंटर नहीं है, ये सेंटर में हम लोगों के सारे बीमारियों का इलाज सिर्फ न्यूट्रिशन को मेडिसिन तरह यूज करके करते हैं। फिर डायबिटिक उंड क्यों ना हो, लोगों के पैर कटने की अगर परिस्थिति हो, वहां से लेके कैंसर तक सिर्फ न्यूट्रिशन यूज करके लोग कैसे रिपेयर होते हैं, ये पूरा का पूरा मेरा रिसर्च है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फेलोशिप न्यूट्रिशनल मेडिसिन में हुआ है। मैं बेसिकली आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, और मेरे ये एक्सपीरियंस का आपको आज फायदा होगा। मैं ये प्रोग्राम हर एक बंदे के लिए कर रही हूँ। ये प्रोग्राम आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, ये प्रोग्राम मैं आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट से आपका कैसे फायदा हो सकता है। आपके कोई भाई बंधु अगर आईसीयू में बैठे हैं, आपके कोई भाई बंधु अगर वार्ड में बैठे आईसीयू का वेट कर रहे हैं, तो वार्ड से वो कैसे बाहर आए, आईसीयू से कैसे बाहर आए, नॉर्मल जिंदगी कैसे जिए, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले तो समझ लीजिए कोरोना है, कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, ठीक है, ये आप समझ लो। सब लोगों को लग रहा है, हाँ प्लीज शेयर द पीपीटी। पीपीटी मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रही हूँ। ये पीपीटी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, तो ये जाके लोगों से बात करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको यूज करने के लिए है। डेफिनेटली आपके भाई बहन अगर कोई भी माता पिता बच्चे अगर है हॉस्पिटल में, तो ये इंफॉर्मेशन का आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। तो हम कोविड पॉजिटिव स्पेशल कर रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, लोग डरे हुए हैं। दोस्तों एक समझने की बात है, एक समझने की बात है कि एक छोटा सा वायरस जो खुली आंखों से दिखता ही नहीं है, एक सुई की नोक पे हजारों करोड़ों वायरस बच सकते हैं, जिसका वजन माइक्रोग्राम तक नहीं है। ऐसा वायरस जो वायरॉन माइक्रोस्कोप, डबल वायरॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, उसने पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले प्राणी मतलब मनुष्य को घबरा के छोड़ा है, अपने ही घरों में लॉक कर दिया, अपने घरों में बंद कर दिया। और हमें अपने घरों में बंद करने के लिए, डराने के लिए ये वायरस को ना किसी पिस्तौल की जरूरत पड़ी, ना किसी बंदूक की, ना किसी बॉम्ब की। एडवर्टाइज भी आता था, हम घर के अंदर तो कोरोना घर के बाहर। लेकिन आज परिस्थिति इतना बदल चुका है, जो लोग घरों के अंदर हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। कोरोना होने का मेरा यह मानना है कि हम लोगों को बीमारी इस वजह से होता है क्योंकि बीमारी क्यों होता है ये हमको पता नहीं। ठीक है दोस्तों, बीमारी क्यों होता है ये हमको पता नहीं, इसलिए हमें बीमारी अटैक करता है। उसी तरीके से कोरोना क्यों होता है हमको पता नहीं, इसलिए कोरोना के चक्रव्यूह में हम फंस रहे हैं। इसके बाहर निकलने का बहुत आसान तरीका है। मैं जो बताऊंगी अगले 4 दिन के लिए एक भी चीज उसमें से माइनस नहीं करना, एक भी चीज। मैं आपको डांट के बात करूंगी, एक भी चीज माइनस मत करो, क्योंकि मुझे पता है आपका जिंदगी बहुत अनमोल है। मैं जो बता रही हूँ 4 दिन परफेक्ट आपको करना, आपका रिपोर्ट निगेटिव आएगा अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो। ठीक है, कोविड पॉजिटिव के आजू बाजू के जो लोग हैं उनको भी उतना ही प्रॉब्लम है, वो ही रिस्क है, कोविड में जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो बताऊंगी उनको भी करना है जो कोविड पॉजिटिव लोगों के आसपास है, और ये उनको भी करना है जो अभी तक कोविड पॉजिटिव नहीं, उनके घर में कोई कोविड पॉजिटिव केस नहीं, उनको भी करना है। क्योंकि ये कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा, कोरोना सबको इन्फेक्ट करेगा। सारे लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो गए, सारे लोग कोरोना से अफेक्ट नहीं होंगे, कुछ ही लोग कोरोना से अफेक्ट होंगे। कोरोना सबको छू के जाएगा, लेकिन जो लोग इससे लड़ नहीं पाएंगे वो उससे अफेक्ट होंगे, डैमेज होंगे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होगी। ठीक है ना, तो हमको कोरोना से इन्फेक्ट होंगे पर अफेक्ट नहीं होंगे, ये परिस्थिति में अगर जाना है तो मैं जब पेन लेते हो तब तक मैं आपको थोड़ा कोरोना का इंट्रोडक्शन दूंगी। हमको ऐसे लगता है कि कोरोना एक बहुत डेंजर वायरस है, नया कोई वायरस है। दोस्तों ये कोई नया वायरस नहीं है, ये समझ लीजिए। ठीक है, कोरोना वायरस 1921 से साइंटिस्ट लोगों को पता था। 1921, आज हम 2021 में 100 साल पहले कोरोना वायरस ऑलरेडी पता था। ये जो हम लॉकडाउन देख रहे हैं ये भी कोई नया लॉकडाउन नहीं, इसके पहले डेफिनेटली ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। पूरे के पूरे सारे देश इसमें पूरा 2 महीना घर में रहे थे, तो ये बड़ा लॉकडाउन है। लेकिन इस तरीके का पैंडेमिक और इस तरीके का लॉकडाउन कोरोना की वजह से पहले भी हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था, जब सार्स कोवी, सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कोवी, ये कोरोना वायरस ने लोगों को अफेक्ट किया था।
और इसका डेथ रेशो मतलब लोग कितने मरते थे, लगभग 10% लोग ये वायरस से मरते थे। ये कोरोना वायरस 30 से भी ज्यादा कंट्री में फैला था। समझ में आ रहा है, इतना डेंजर कोरोना वायरस हमने देखा है। और एक बार हमने ये कोरोना वायरस का आतंक देखा, पैंडेमिक देखा 2012 साल में। वो कोरोना वायरस का नाम था मर्स कोरोना वायरस, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2012 में हमने देखा। ये भी एक कोरोना वायरस था और इसका मोर्टेलिटी रेशो था 34%, 34%। तो हम कितने डेंजर वायरस, 100 में से 34 लोग मरते थे, ऐसा हमने ऑलरेडी पैंडेमिक और लॉकडाउन का वायरस देखा है। डेफिनेटली ये वायरस का अटैक या वायरस का वेव हमारे तक ज्यादा पहुंचा नहीं, कुछ लोग पेशेंट इधर उधर रहेंगे। बहुत बढ़िया बात यह है कि 2004 के बाद सार्स कोविड का कोई पेशेंट नहीं दिखाई दिया। 2015 के बाद मर्स कोरोना वायरस के पेशेंट भी बहुत कम है और इतने ज्यादा फैल नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देके इतना ही बताना चाहती हूँ, कोरोना वायरस कोई नया नहीं है। और दूसरी बात, कोरोना वायरस के जिनका मोर्टेलिटी रेट मतलब 100 में से कितने लोग मरते हैं, ये संख्या सबसे ज्यादा था, ये वायरस भी आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास भी होप है, आशा है, डटे रहिए, डरिए मत। ठीक है ना। आज हम जो कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं, इसका मोर्टेलिटी रेशो है 1%। ठीक है, हम जब 4-5 महीने पहले ये प्रोग्राम किया था, तब मैं बताती थी मोर्टेलिटी रेशो 1 से कम है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम करने की जरूरत क्या, पिछले 1 महीने से लगातार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज के तारीख में कोरोना के वायरस से इन्फेक्टेड और अफेक्टेड लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि इन्फेक्शन और अफेक्ट क्यों हो रहा है हमको पता नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और इसीलिए ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ राम बलवानी सर का, कि जिन्होंने ये मौका दिया कि मेरे भाई बंधु जो वेस्टेज में बैठे हैं, मैं इनके साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई नया वायरस नहीं, सार्स मर्स हमने देखा है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कोई भी इन्फेक्टेड बर्ड या एनिमल से लोगों में आता है, और लोगों से लोगों में कैसे फैलता है इसका जानकारी हमारे पास है। कफिंग या स्नीजिंग से पूरे हवा में ये फैल जाता है, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी चीज को छू ले और कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन उसी चीज को छू ले तो ये फैल जाता है। लेकिन रूट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये कैसे फैलता है, इसकी काफी जानकारी हमारे पास नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, ये जो कोरोना वायरस है, देखिए हमने एक लॉकडाउन देखा, जब 2 महीना पूरा घरों में लोग बैठे थे, फिर अनलॉकडाउन हुआ। अनलॉकडाउन में क्या हुआ, काफी सारे लोग नॉर्मल लाइफ मतलब जो लॉकडाउन रहता है वो हमारे लिए ठीक है, हम तो घरों में बंद है, लेकिन जब हम अनलॉकडाउन होते हैं तो हमारा जिम्मेदारी बढ़ता है, क्योंकि हम एक वायरस से डील कर रहे हैं जो जल्दी जल्दी फैल रहा है। लेकिन अनलॉकडाउन में कुछ हमारी भी गलती है कि हमने क्या किया, अनलॉकडाउन के रूल फॉलो नहीं किए। हम क्या करें, घर छोड़े, हमने 2-2 हजार 4-4 हजार लोगों की शादियां पार्टियां करना स्टार्ट किया। अभी मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, मैं किसी ऐसे ही 2000 लोगों की शादी में गई हूँ और मैं वहां पे पब्लिक टॉयलेट अटेंड किया है। पब्लिक टॉयलेट में जाके आई, वहां पे मैंने मोशन किया, यूरिन किया, मेरा गैस पास किया और मैं बाहर चली आई। अब कोई दूसरा बंदा वहां पे जाता है, वो क्या कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा फ्लश करेगा या टॉयलेट को या वो फ्लश को सोप से वॉश करेगा। लेकिन मैंने जो गैसेस पास किए थे, हवा में कोरोना वायरस है, वो अगर बंदा वो हवा सांस लेता है या वो हवा उसकी स्किन को छू जाती है, वो वायरस तो वैसे भी उसको ट्रांसमिट करेगा। तो इसको बोलते हैं पीको ओरल रूट, और इसके बारे में हमको पता नहीं है। हम कितने सारे रेस्टोरेंट को विजिट किए जब अनलॉकडाउन हुआ, हालांकि हमको क्या करना था, हमको बहुत ही जिम्मेदारी से बिहेव करना चाहिए था। ये जो रेस्टोरेंट को हमने विजिट किया, ये रेस्टोरेंट में और ये कुछ ये होटल ओपन होटल्स चालू है, उसमें कैसे वो कैसे धोते हैं, सारे कप पानी में डालते हैं और निकालते हैं और कपड़े से साफ करते हैं। तो इस तरह से अब दूसरे बंदे ने किया, वो कप मैंने भी यूज किया, ऐसे भी हमारे विचारों से बाहर ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है इतना ज्यादा पैमाने पे। मैं आपको बोलती हूँ, देखिए कुरियर आया, कुरियर मैंने 4 घंटे बाहर रखा और 5वें घंटे मैंने उठाया, मैं ये समझ रहा हूँ कि उस पर वायरस नहीं है, वायरस तो चला गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कोरोना वायरस 6 घंटे से कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। 6 दिनों से कई दिनों तक ये जिंदा रह सकता है। 24 घंटे ये वायरस
बाहर रहा तो मर जाता है, ऐसा 1 साल पुराना, ये हड़े इंफॉर्मेशन, पुरानी इंफॉर्मेशन है। अभी जो नया वायरस का जो नया स्ट्रेन बदल रहा है, 6 घंटे से कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो कुरियर 4 घंटा बाहर रखने के बाद 5वें घंटे अगर मैं उठाता हूँ तो उसमें भी वो वायरस होने की संभावना है। तो ऐसे काफी सारी विचारों के बाहर की वजह से ट्रांसमिशन हुआ है, हम सोच भी नहीं सकते। इस वजह से ये वायरस फैला है। आज का जो वायरस है, हम नोवेल कोरोना वायरस देख रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया जब 60,000 से भी ज्यादा लोग रजिस्टर्ड इन्फेक्टेड दिखाई दिए और लॉकडाउन डिक्लेयर किया। लॉकडाउन इसलिए डिक्लेयर करते हैं दोस्तों क्योंकि ये वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे में जल्दी फैलता है। तो लॉकडाउन करने से ये जो ट्रांसमिशन की चेन है ये ब्रेक करने का इरादा होता है, इसीलिए लॉकडाउन डिक्लेयर करते हैं। लेकिन काफी लोग लॉकडाउन में भी बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से बिहेव करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमको ही भुगतना पड़ता है। अगर ये ट्रांसमिशन को रोकना है, ये चेन को ब्रेक करना है, तो लॉकडाउन करो, लोगों को घरों में अपने रहने के लिए बोलो। और ये जो वायरस है बाहर, ये अगर 15 दिन, अगर 2 महीने का लॉकडाउन करता है तो ये वायरस बाहर ही मर सकता है। लेकिन हम उसमें बहते हैं और ये वायरस को कैरी करते हैं, तो हमको जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। ये जो वायरस शरीर में जाता है तो होता क्या है ये वायरस, और मुझे क्यों प्रॉब्लम करता है? इतना छोटा सा वायरस जो आंखों से दिखता नहीं, मुझे कैसे प्रॉब्लम करता है? तो कुछ चीजें साइंटिफिकली मैं आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि ये चीज समझ गए तो कोरोना में आप अटकोगे नहीं, ठीक है ना? तो कोरोना क्या है? कोरोना एक वायरस है। वायरस का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे आदमी के बच्चे को आदमी का बच्चा, मंकी के बच्चे को मंकी का बच्चा पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हम एक अपना जेनेटिक कोड कैरी करते हैं। जेनेटिक कोड मतलब क्या? मैं कैसे रहूंगी, मेरी नाक किधर रहेगी, मेरे हाथों में हाथ रहेंगे या पंख रहेंगे, ये सब डिसाइड होता है जेनेटिक कोड से। ये जेनेटिक कोड को हम डीएनए के नाम से जानते हैं, डीएनए, ठीक है ना? ये होता है हमारा जेनेटिक कोड। इसी तरीके से जेनेटिक कोड वायरस का भी होता है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए। और ये जेनेटिक कोड एक छोटे कैप्सूल से बंद रहता है। एक छोटा सा पतला आवरण उसके आजू बाजू में रहता है। ये आवरण को बोला जाता है कैप्सूल, ठीक है ना? तो ये कैप्सूल बहुत, आपको मैं मतलब खुशी की बात बता दूं, ये जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है, बहुत खुशी की बात ये है कि जब हम इसका सोप वॉश करते हैं तो ये कैप्सूल ब्रेक होने में मदद होती है। और विदाउट कैप्सूल ये जो वायरस है इनएक्टिव हो जाता है। विदाउट वायरस ये कैप्सूल इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए हमको बोला जाता है कि बार बार आप हैंड वॉश करो, बार बार हैंड वॉश करने से ये कैप्सूल टूट जाता है, ठीक है ना? तो ये है वायरस। पूरे पृथ्वी तल पे जितने भी जीव प्राणी है, वो जीव प्राणियों का सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट काम है। एक काम है अपनी प्रजाति को जिंदा रखना, और दूसरा काम है प्रजनन करना। अपनी प्रजाति को जिंदा रखना, दूसरा काम है प्रजनन करना, पैदा करना, ठीक है? और ऐसा भी ये वायरस का काम है, इसका काम है जिंदा रहना और इसकी प्रजनन करना, इसकी प्रजाति को कायम रखना और प्रजनन करना, बढ़ना। हम जीवी परजीवी संस्था में है, मतलब हम जिंदा रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। हम क्या करते हैं? हम वेजिटेबल खाते हैं या फिर हम मछली खाते हैं, बाघ बकरी को खाता है, बकरी घास को खाती है। उसी तरीके से ये वायरस अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमारे ऊपर डिपेंड है। ये वायरस को जिंदा रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए किसी दूसरे शरीर की आवश्यकता होती है, और वो शरीर प्राणी या वनस्पति का हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं प्राणियों में या फिर वनस्पति में वायरल अटैक होता है, ठीक है ना? क्योंकि ये वायरस को जिंदा रहने के लिए दूसरे शरीर की आवश्यकता होती है। ये जब कोरोना वायरस मेरे शरीर के अंदर जाता है तो होता क्या है दोस्तों? अगर 2 लोग कुश्ती खेल रहे हैं तो क्या होता है? वो बंदा जीतता है जिसका शक्ति ज्यादा है, ठीक है ना? तो अगर कोरोना का शक्ति ज्यादा है तो कोरोना मेरे शरीर के अंदर मेरे डीएनए को किडनैप करता है, और मेरे डीएनए का मटेरियल यूज करके, मेरे सेल का मटेरियल यूज करके मेरे शरीर में उसकी प्रजाति बढ़ाता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? मेरे घर में आता है, मेरा ही खाना खाता है और मेरे खिलाफ अपनी प्रजाति बढ़ाता है, ठीक है ना? इस तरीके का अटैक मेरे शरीर में होता है। जब शरीर में वायरस का अटैक होता है तो मेरे शरीर में होता क्या है? मेरे शरीर में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है।
कोरोना का सबसे फेवरेट श्वासकोश मेरे लंग्स, ठीक है ना। तो जब मेरे लंग्स में ये कोरोना वायरस चला जाता है, मेरे श्वासकोश में ये जो वायरस चला जाता है, तो क्या होता है, मेरी डिफेंस मैकेनिज्म भी थोड़े बहुत पैमाने पे एक्टिव हो जाती है और यहाँ पे फाइटर सेल भेजती है, ठीक है, लड़ने वाले पेशी यहाँ पे भेजती है। जब यहाँ पे लड़ने वाले पेशी खून के जरिए ज्यादा पहुंचते हैं तो यहाँ पे मेरे पेशियों में सूजन बढ़ जाती है। ये सूजन को हम बोलते हैं इंफ्लामेशन। इंफ्लामेशन, तो इंफ्लामेटरी प्रोसेस मेरे लंग्स में जीव कोशिका या सेल्स या पेशी में शुरू हो जाती है। ये लड़ाई में मेरे वायरस और मेरे पेशी के लड़ाई में मेरे फाइटर सेल्स कुछ वायरस को भी मारते हैं। तो ये वायरस जब मर जाता है तो यहाँ पे एक वेस्ट मटेरियल तैयार हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सेलुलर वेस्ट। दोस्तों ये समझने की बात है, ये कौन सा पेशी है, मेरे लंग्स का। लंग्स के पेशी के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होनी चाहिए, किस लिए जगह होनी चाहिए, होनी चाहिए जगह ऑक्सीजन के लिए, O2 ऑक्सीजन के लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन अब वो जगह किस वजह से कम हो गई, इन्फ्लामेशन और सेलुलर वेस्ट, ये दोनों की वजह से, ऑक्सीजन की जगह कम होने की वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए ब्रेथलेसनेस कोरोना में दिखता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 1, लेकिन ये सब का घर में रहो। सांस फूल रही है तो हॉस्पिटल में आ जाओ, आपको ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों, ये वायरस अपने आप को बहुत ही ज्यादा तेजी से बदल रहा है। किसके खिलाफ ये अपने आप को बहुत तेजी से बदल रहा है, ये भी हमको पता होना चाहिए। किसके खिलाफ बदल रहा है, देखिए मेरे शरीर में जब भी वायरस जाता है मेरी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाती है। मेरी डिफेंस मैकेनिज्म जब एक्टिव हो जाती है तो कुछ लक्षण मुझे दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, जब मेरे शरीर में वायरस गया मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, हम बोलते हैं वायरल अटैक हो गया, वायरल फीवर आ गया, वायरल आर्थराइटिस हो गया, टेम्परेचर अप हो गया। मेरे शरीर में टेम्परेचर अप होता है, टेम्परेचर मेरा दुश्मन नहीं है। ये जो हाई ग्रेड फीवर है ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा एनिमी नहीं है, ये मेरा दोस्त है। क्योंकि मेरे शरीर में जब टेम्परेचर अप हो जाता है तो ये वायरल एक्टिविटी कम करने के लिए हाई ग्रेड टेम्परेचर में वायरल एक्टिविटी नलिफाई हो जाती है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं गोली जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाए। अब ये टेम्परेचर तो डाउन हो गया, एंटीबायोटिक खाए टेम्परेचर तो डाउन हो गया, लेकिन इस वजह से इस वक्त में कोरोना वायरस ने सीख लिया कि ये गोली के खिलाफ अपनी ताकत कैसे बढ़ाना। 1.5 साल हो गया, आज भी हम कोरोना की चपेट में इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये कोरोना अपने आप को बहुत तेजी से चेंज करा है। किसके खिलाफ चेंज कर रहा है, पृथ्वी पे मनुष्य प्राणी में जितने भी मेडिसिन इजाद किए हैं वो मेडिसिन के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ा के हमारे शरीर में जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको, तो एक चीज आपको दिमाग में कंप्लीटली लॉक कर देना है, क्योंकि ये वायरस अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ा रहा है। आप जो भी दो, आप आज डोलो दोगे उसके खिलाफ ताकत बढ़ाएगा, ब्रूफेन दोगे उसके खिलाफ ताकत बढ़ाएगा, आप कोई भी एंटीबायोटिक खाओ, आप कोई भी एंटीवायरल ड्रग लो, डॉक्सीसाइक्लिन लो, आइवरमेक्टिन लो, आप जो भी लोगे मेडिसिन उसके खिलाफ ये अपनी ताकत बढ़ाते ही जा रहा है। और इस वजह से ये जो ब्रेथलेसनेस है ये सिम्टम 1 साल पहले दिख रहा था, आज के तारीख में अलग अलग सिम्टम से कोरोना वायरस के अटैक का पता चल रहा है। आज ही मैं न्यूज सुन रही थी, रायपुर छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही घातक भयानक कोरोना वायरस का स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ है और वो आप ब्लड में ढूंढ भी नहीं पाओगे। आज हम कैसे पता कर रहे हैं कोरोना है, हम चेकिंग के लिए जाते हैं, ठीक है ना, चेकिंग के लिए जाते हैं तो उसमें दिखता है कि कोरोना वायरस है, लेकिन आज का जो नया वायरस है आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपका रिपोर्ट आएगा निगेटिव, लेकिन हमको प्रॉब्लम होता रहेगा। ठीक है, किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है आज के कोरोना की वजह से, नंबर 1 किडनी फेलियर, अचानक से किडनी फेल होना, सूजन आ रही है, हम जा रहे हैं किडनी फेल है, हमको पता नहीं अचानक किडनी फेल क्यों हुआ, ब्लड चेक कर रहे हैं और पता चल रहा है कि कोरोना अटैक हो चुका है। ठीक है ना, मेरे पास 3 दिन पहले ऐसा एक रिपोर्ट आया था, मैडम कोरोना पॉजिटिव है और अचानक से क्रिएट लेवल बढ़ गया, पूरे बॉडी में सूजन आ गया है, यूरिन में इश्यूज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि किडनी फेलियर कोरोना अटैक का एक सिम्टम है। हेडेक ये कोरोना अटैक का एक सिम्टम है।
इसीलिए आप बिल्कुल कैजुअल मत रहना है। हमको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमको डरना है, नहीं डरना नहीं है, हमको अलर्ट रहना है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को बचाना है तो हमको बिल्कुल अलर्ट रहना है। चलो, ये सिम्टम कोरोना का हो सकता है, कुछ चीजें मुझे जल्दी जल्दी शुरू करना है, ठीक है। स्नीजिंग और कफिंग के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। टेस्ट का चला जाना या स्मेल का पता नहीं चलना, ये कोरोना का एक अटैक है। नेजल कंजेशन, आज ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले 1 घंटा पहले मैं एक महिला से बात कर रही थी और वो अपनी मम्मी के बारे में मुझसे बात कर रहे थे। एक हफ्ते से उनको सीवियर इन्फेक्शन था, नोज इन्फेक्शन था। वो समझ रहे थे कि ये साइनोसाइटिस है, समझ रहे थे ये साइनोसाइटिस है, लेकिन एक हफ्ते के बाद कंडीशन बहुत बेकार हो गया, कंप्लीटली सुस्त हो गए, कंप्लीटली लिथार्ज हो गए, हिल नहीं पा रहे, पूरा निशक्ति हो गया बदन। ये कोरोना का अटैक है। जितना जल्दी आप पहचान लोगे उतना जल्दी इससे बाहर आ जाओगे, बिल्कुल बॉडी को वो डैमेज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, मैं आपको 100% सॉल्यूशन दूंगी कि इससे कैसे बाहर आए। मेरे एक्सपीरियंस का आप फायदा कर लो, आप बिल्कुल डरना नहीं, लेकिन पता तो कर लो क्या ये कोरोना है क्या। ये महिला का टेस्ट भी नहीं हुआ, और इसको क्या होता है ना, जब भी वायरल अटैक होता है तो जनरली एक ड्रग दिया जाता है स्टेरॉइड की, जल्दी वायरल अटैक से बाहर रहे। ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब इम्यूनिटी को कम करने वाले। आप मुझे बताओ, हम वायरल अटैक हुआ है, हमें इम्यूनिटी बूस्ट करना है या इम्यूनिटी सप्रेस करना है? डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्ट करना है। तो हमें इम्यूनिटी सप्रेसेंट अगर हम लेंगे तो वायरल अटैक बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इस तरीके का मेडिकेशन आज काम नहीं कर रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो नेजल कंजेशन वजह से भी वायरल अटैक हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस, आंखों का आना, आंखें लाल हो रही है, हम समझ रहे हैं कि आंखें आ गई, आंखें नहीं आई है दोस्तों, कोरोना का अटैक हो सकता है। सोर थ्रोट, कंप्लीटली गले में खिचखिच होना है, मसल और जॉइंट पे। मुझे 1 हफ्ता पहले कॉल आया था कि मैडम एक महिला को एडमिट कर दिए, पूरे बॉडी में आर्थराइटिक पेन एकदम से एक रात में ज्यादा हो गया, और दूसरे दिन वो महिला चल बसी। रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के लिए लेट होता है, रिपोर्ट आया शी वाज कोविड पॉजिटिव। तो कंप्लीटली आर्थराइटिक पेन अगर अचानक, मेरी बात समझ लीजिए, अचानक अगर आपको हो रहा है, अचानक बढ़ रहा है, तो ये कोविड का अटैक हो सकता है। स्किन रैश, मेरे कितने सारे लोगों को मुझे फोटो भेजा है कि मैडम ये अचानक से रैश हुआ है, पहले नहीं था, एक रात में ही रैश बढ़ गया। तो स्किन रैश अचानक से अगर आपके बॉडी पे हो रहा है तो ये कोरोना का अटैक हो सकता है। कैसे? क्योंकि कोरोना वायरस अपने आप को अलग अलग तरीके से चेंज करके, बहुत जल्दी चेंज करके बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है और अलग अलग ऑर्गन को वो डैमेज कर रहा है। नौशिया हो रहा है, उबकाई आना, वॉमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ होता है, लॉस ऑफ अपेटाइट, भूख नहीं लगना, कंफ्यूजन, ये कोरोना का अटैक हो सकता है। इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, रिड्यूस कॉन्शियसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर। दोस्तों बात किसकी चल रही है? कोरोना की। लेकिन मैं किस चीज के बारे में आपसे बात कर रही हूँ? मेंटल सिम्टम्स, इरिटेशन होना, अचानक से डिप्रेशन आ जाना। कल अच्छे से, आज मुझे महिला का कॉल आया था सुबह, वो बोल रही है नहीं मुझे मर जाने का मन कर रहा है, मुझे कल कुछ भी नहीं लग रहा था लेकिन आज सुबह अचानक से। और एक महिला आई है, वो बोल रही है मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा है, हस्बैंड जा रहा था बाहर, वो बोल रही थी आप बिल्कुल मत जाओ, आज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन अचानक से एक दिन के अंदर अगर आपके बदन में, आपके शरीर में, मन पे फैल रहा है तो ये कोरोना का अटैक हो सकता है। 20 से 40 साल की उम्र में कोरोना अटैक कर रहा है, उनके नर्व डैमेज करके, स्ट्रोक होके यंग एज 20 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं उसमें ये नर्व डैमेज करके, मतलब पैरालिटिक स्ट्रोक पैदा करके कोरोना का अटैक हो रहा है। समझ में आया दोस्तों? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी हमको सिम्टम देखता है तो आप कैजुअल मत होइए, क्योंकि 4 दिन के बाद अगर हमने टेक केयर नहीं किया, वायरल अटैक बढ़ गया तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी हो सकती है, कैजुअलिटी में जाना पड़ सकता है, आईसीयू का रास्ता देखना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हमको आज ये पैंडेमिक में अलर्ट रहना है, बिल्कुल अलर्ट, ठीक है। अलर्ट होता है, अलर्ट रहने के बाद ये जो पैथोफिजियोजेनेसिस होती है ये भी हमको समझना है। हमको बताया जाता है कि मास्क पहनो, हैंड वॉश करो और सोशल डिस्टेंस रखो। डेफिनेटली ये हमको करना है। हम जन्म से हैंड वॉश कर रहे हैं दोस्तों, मास्क पिछले 1.5 साल से पहन रहे, एक नहीं, एक मास्क पहनते थे, डबल ट्रिपल मास्क में हम आ गए हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी हम 3rd लॉकडाउन में, हम कर्नाटक में यहाँ पे 3rd लॉकडाउन, मेडिकल इमरजेंसी जैसे लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है,
ठीक है, इतना तेज है कि लोगों की गाड़ियां सीज कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो मूवमेंट पे मेंटेन कर रहे हैं। थर्ड लॉकडाउन देखने की जरूरत क्या है? हम तो सब किए, मास्क भी पहने, हैंड वॉश भी किए। इसका मतलब ये क्या है कि सिर्फ हैंड वॉश और सिर्फ मास्क पहनना या सिर्फ लॉकडाउन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये काफी नहीं है कोरोना के रोकने के लिए। इसके अलावा भी हमें कुछ करना चाहिए, और ये कुछ और का मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली कुछ गोलियां दी जाती है कि आपका पेन और फीवर कम हो, लेकिन वो कोरोना को कम नहीं करती है। और अगर ब्रेथलेस हो गए तो हॉस्पिटल में आने के लिए बोलते हैं ताकि एलिमेंटल ऑक्सीजन देना पड़े। देखिए दोस्तों, ये सब मैंने डिस्कशन इसलिए किया ताकि आप पेन पेपर लेके रेडी रहो, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशन है। 4 दिन में कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव कैसे होना, इसका मैं की आपको दे रही हूँ। ठीक है, 4 दिन के अंदर। ओके, तो कुछ चीजें आपको अभी के अभी लिखना है, बार बार पूछना नहीं है। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल में काफी सारे कोरोना पेशेंट पे टेलीमेडिसिन करके काम किया है, और ऐसे पेशेंट पे भी काम किया है जो आईसीयू में थे, ऐसे पेशेंट पे काम किया है जो वार्ड में थे, ऐसे पेशेंट पे काम किया है जो क्वारंटाइन हुए थे। ठीक है, डरना नहीं है, ये चीज करना है। ठीक है, क्या मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले डरना नहीं है, आपको प्लान रखना है, एक स्ट्रैटेजी रेडी करना है। स्ट्रैटेजी मतलब क्या? मैं पहले से किसी चीज के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो हमको क्या करना, एक स्ट्रैटेजी रखना। कोरोना हो गया है, 4 दिन में बाहर निकलो। मेरे घर में किसी को कोरोना है, मुझे अंदर नहीं पड़ना। और मेरे गांव में आजू बाजू में कोरोना है, लेकिन मुझे उसके चक्रव्यूह में नहीं जा रहा। ये 3 केसेस में हमारे पास एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान रेडी होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी प्लान क्या करना है? सबसे पहले नंबर 1, पैनिक हो। इसीलिए मैं नहीं बोलती कि आप पैनिक मत हो। पैनिक नहीं होने के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। पैनिक क्यों? हम जब पैनिक हो जाते हैं, हम जब घबरा जाते हैं, तो मेरा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और मेरा ब्रेन कुछ सही ऑर्डर जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मेरे डिफेंस मैकेनिज्म को कुछ ऑर्डर दे पाए, कहाँ पे क्या जल्दी जाना चाहिए बॉडी डैमेज रोकने के लिए। ठीक है, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप पैनिक मत होइए। ठीक है, कैसे लेना, अगर पैनिक नहीं होना तो कैसे लेना, इसीलिए ये प्रोग्राम सर ने किया है। आप इसका कंप्लीटली 100% फायदा लेना, सारी चीजें लिख लो इसके आगे की। ठीक है, हमको क्या करना है, जैसे अगर हमको पता चला कि मुझे डायबिटीज है, हम क्या करते हैं, चलो मुझे पता चला डायबिटीज है, आप क्या करना है, जिंदगी भर एक गोली लेना है, कितना आसानी से हम लेते हैं। उसी तरीके से चलो मुझे पता चला कोरोना है, अब मेरे पास प्लान है कि 4 दिन में मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा। इतना इजी हमको लेना है। जब आपका ब्रेन बिल्कुल शांत रहता है, तो आपका बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट करता है, आपके डिफेंस मैकेनिज्म ऑप्टिमम होती है, आपको कोरोना अटैक नहीं होगा, फैलेगा नहीं शरीर में। ठीक है ना, तो ये हमको याद रखना है। तो पैनिक नहीं होना। दूसरा चीज, कोई मिरेकल मेडिसिन के बारे में मत वेट करो दोस्तों। अगर इसके ऊपर कोई मिरेकल मेडिसिन होता तो 1.5 साल पहले ये लॉकडाउन होता, तो वहां पे खत्म हो जाता। ये क्यों अभी तक फैल रहा है? देखिए, डायबिटीज पे मेडिसिन अवेलेबल है, कैंसर पे मेडिसिन अवेलेबल है, अगर किसी का किडनी फेल होता है तो डायलिसिस अवेलेबल है। क्या इन वजह से हार्ट अटैक पे मेडिसिन अवेलेबल है? ज्यादा लोग कैंसर और हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अब इसके ऊपर मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन इन घटनाओं की वजह से कभी लॉकडाउन नहीं होता। अब लॉकडाउन क्यों किए? एक तो ट्रांसमिशन बहुत जोर से हो रहा है, और लोग एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, बेड नहीं मिल रहा, और मेडिसिन भी नहीं मिल रहा, मौतें ज्यादा हो रही है। समझ में आ गया आपको? तो कोई भी मिरेकल मेडिसिन के बारे में सोचो नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है। तो हमको मेडिसिन के लिए वेट नहीं करना है। तो हमको करना क्या है? देखो, जो हॉस्पिटल में आज एडमिट हो रहे हैं दोस्तों, नंबर 1 हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, आईसीयू में है, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर उनके पास है, बढ़िया से बढ़िया इमरजेंसी उनके मेडिसिन उनके आसपास है, फिर भी लोग आईसीयू में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं लोग? क्योंकि इसके ऊपर कोई मेडिसिन काम नहीं करता। ये जो सारी मेडिसिन है, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है। क्या सिम्टम बढ़ गया, चलो बीपी बढ़ गया, बीपी कम करो, लेकिन ये कोरोना को निकाल नहीं पाते। अगर कोरोना को निकालना है तो हमको कोरोना की स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। कोरोना की स्ट्रैटेजी कौन सी है? नंबर 1, आप देखिए कोरोना ने क्या किया है। एक वायरस था, कई सालों से हमको पता था, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाई उसने। हर एक मेडिसिन जो हम खा रहे, वो मेडिसिन के खिलाफ वो ताकत बढ़ाई। आप डोलो खाओ, उसकी ताकत बढ़ता है। मैं, अगर मुझे कोरोना हो गया,
तो मैंने टेम्परेचर बढ़ गया, मैंने डोलो खाया तो टेम्परेचर डाउन हो गया। अभी ये कोरोना मेरे हस्बैंड को हो गया, मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया, अभी वो डोलो खा रहे लेकिन उनका बुखार कम नहीं हो रहा। यही तो हमको दिखाई दे रहा है ना। तो कोरोना का बुखार क्यों कम नहीं हो रहा है? क्योंकि ये टाइम में कोरोना ने सीख लिया कि ये मैडम ने डोलो खाया, अभी ये गोली के खिलाफ मैं अपनी ताकत कैसे बढ़ाऊं। एक मेडिसिन दिया जाता है अजिथ्रोमाइसिन, मेरे पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दोस्त है और गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि ये मेडिसिन आप कोरोना के पेशेंट आओ तो दो। तो उन्होंने बोला मैडम अजिथ्रोमाइसिन हम देते थे लेकिन अजिथ्रोमाइसिन कुछ काम नहीं करा, अजिथ्रोमाइसिन हम मिटा रहे। इसका मतलब क्या? गोलियां काम नहीं कर रही है। हॉस्पिटल में कुछ मेडिकल प्रोटोकॉल जरूर कर रहे हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, ठीक है। तो कोरोना क्या कर रहा है? ये गोलियों के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इतना छोटा सा वायरस जो खुली आंखों से दिखता नहीं, अगर ताकत बढ़ा के हमारे शरीर में जा सकता है तो हम तो सबसे बुद्धिमान प्राणी है। हमको एक कॉमन सेंस और लॉजिक यूज करना है, हमको भी अपनी ताकत बढ़ाना है। वो ताकत का नाम है इम्यूनिटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इम्यूनिटी मतलब क्या बढ़ाना हमको पता नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर डायबिटीज हुआ तो सब लोगों को पता है क्या बढ़ाना, शक्कर क्या चेक करना पता है, शक्कर चेक करना, ब्लड शुगर लेवल सबको पता है। जब हाइपरटेंशन बोलते हैं तो क्या चेक करना चाहिए? ब्लड प्रेशर। यहाँ पे बेटे सब लोगों को पता है। थायराइड प्रॉब्लम आ गया तो चेक क्या करना चाहिए? TSH लेवल, थायराइड लेवल। लेकिन मैं जब बात करूंगी इम्यूनिटी तो किसी को नहीं पता है कि इम्यूनिटी में चेक क्या करना। इम्यूनिटी के भी पैरामीटर होते हैं और ये पैरामीटर के बारे में मैं आपको बात करूंगी। अगले 3 दिन के अंदर जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगले 3 दिन के अंदर उनकी इम्यूनिटी पैरामीटर बढ़ जाएंगे। और जब ये होता है, आपको पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो मुझे मेल करना ना भूलिए। आपके मेल आईडी देके रखिए, मेरी जो टीम है ना उनको मेल आईडी दीजिए, आप आपका रिस्पांस वहां पे जनरेट कीजिए। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो हमारे इम्यूनिटी के पैरामीटर होते हैं। कौन से इम्यूनिटी के पैरामीटर है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कोरोना कहाँ अटैक करता है? कोरोना अटैक करता है मेरे डीएनए पे। कोरोना का वायरस मेरे शरीर में जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए को किडनैप करता है, ठीक है। फिर मेरे डीएनए को यूज करके मल्टीप्लिकेशन करता है। अब मेरा डीएनए कमजोर है तो कोरोना से आसानी से अटैक हो जाता है। लेकिन मेरा डीएनए अगर स्ट्रांग है तो कितना भी कोरोना अटैक करे मुझे कुछ नहीं होता। कोरोना मेरे शरीर के अंदर जाता तो है, मैं इन्फेक्ट होता हूँ लेकिन मैं अफेक्ट नहीं होता। किसी भी तरीके का सीरियस सिम्टम मुझे नहीं दिखाई देता। समझ में आ गया? तो कोरोना से हम इन्फेक्ट भी हो गए, अफेक्ट नहीं होना, इसके लिए मेरे डीएनए को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और मेरे डीएनए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 विटामिन D3, नंबर 2 विटामिन B12, नंबर 3 आयरन फॉलिक एसिड। समझ रहे हैं दोस्तों? आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। हमारे देश में 93% लोग विटामिन D3 से डिफिशियंट है। 93% लोगों का विटामिन D3 कम है। 80% लोगों का आयरन फॉलिक एसिड कम है। समझ में आ रहा है? हमारे देश में कोरोना इतना ज्यादा फैलना और बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में मेरे डीएनए स्ट्रांग होने के लिए मेरे जो इम्यूनिटी के पैरामीटर्स है वो कितने कम है। तो जो भी लोग कोविड पॉजिटिव है आप लिख लो हमको करना क्या है। अगर हम कोविड पॉजिटिव है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ये 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले हमको करना है विटामिन D3 देना है। उसका इंजेक्शन आता है, विटामिन D3 का इंजेक्शन जो आता है 1.2L, 3L, 6L 3 पावर में। 1.2L का इंजेक्शन 7 दिन लेना है, दिन में एक बार। 3L का इंजेक्शन लेना है दिन में एक बार, 3 दिन। 6L का इंजेक्शन लेना है 2 बार। आज लिए तो 2 दिन के बाद लेना है। ये इंजेक्शन कहीं पे टुचवाने के लिए नहीं जाना है, ठीक है। टुचवाने के लिए जाते हैं इसका एफिशिएंसी 0 होता है। ये इंजेक्शन हमको पीना है, ठीक है। ये इंजेक्शन हमको पीना है। छोटा सा कांच का बॉटल आता है, ये कांच का बॉटल आपको ओपन करना है, सिरिंज डालना है, लिक्विड खींचना है, आप नीडल निकाल देना है और ये आपको एक बाउल में लेना है, घी डालना है, पीना है। विटामिन D3
ठीक है ना। ये इंजेक्शन अगर आप पीते हो 2 से 3 दिन में आपका विटामिन डी अप हो जाता है। हमने शुगर चेक कर लिया, बीपी चेक कर लिया, थायराइड चेक कर लिया, हम कभी अपना इम्यूनिटी का पैरामीटर चेक नहीं करते। इम्यूनिटी का पैरामीटर D3, B12, आयरन, फॉलिक एसिड है। मेरे पास 5000 पेशेंट का डाटा है, जिसमें से सिर्फ 1 या 2 बंदे का विटामिन डी लेवल अच्छा है, बाकी के सारे लोग ये कैटेगरी में आते हैं, डिफिशिएंट कैटेगरी में। पेशेंट है ना, इसलिए तो पेशेंट बने। तो विटामिन D3 को अगर इमीडिएट लेवल पे, देखिए प्रोग्राम का हमने टाइटल रखा है बिल्ड योर शील्ड। आज हम कोरोना की लड़ाई में है, लेकिन लड़ाई में जाने के टाइम पे एक तो हमारे पास वेपन नहीं, कोई शस्त्र भी नहीं, ऊपर से हमारे पास कोई ढाल भी नहीं है। हमें अगर अटैक हो रहा है तो बचाने के लिए ढाल भी नहीं है। ये ढाल मतलब क्या, मेरा इम्यूनिटी के पैरामीटर्स भी मुझे पता नहीं है, और हम जा रहे हैं अपने आप को कोरोना की वॉर में, लड़ाई में लेके जाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये बात समझ लीजिए। पहला पैरामीटर है विटामिन D3 का, आपको बढ़ाना है। दूसरा जो है, हमको क्या करना है, जो भी कोविड पॉजिटिव लोग हैं, विटामिन सी लेना है। विटामिन सी लेना है आपको 500 मिलीग्राम, 4 गोली दिन में 4 बार, ब्रेकफास्ट में 4, लंच में 4, स्नैक्स में 4, डिनर में 4 गोली 4 बार हमको लेना है विटामिन सी का। फिर जिंक का गोली आएगा 250 मिलीग्राम का, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। जो लोग पॉजिटिव है उनको पता है गवर्नमेंट भी विटामिन डी का गोली देती है, लेकिन वो बोलते हैं हफ्ते में 1 बार खाओ, तो वो इनफ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि किसी किसी का इम्यूनिटी बहुत डाउन है, हफ्ते में 1 बार खा के टाइम भी नहीं मिलता है। हमको क्या करना है, लार्ज डोज 3 से 4 दिनों में बढ़ा देना है, फिर छोटे गोली पे मेंटेन करना है। दूसरा विटामिन सी का गोली मिलेगा 500 मिलीग्राम, 4 गोली 4 बार। तीसरा जिंक का गोली गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, 250 मिलीग्राम का, मिलता गोली 50 मिलीग्राम का है। हमको चाहिए 250 मिलीग्राम का, 2 गोली 2 बार। ठीक है, इमीडिएट आईसीयू में भी है तो किसी भी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी आज इंटीग्रेशन है, मतलब हम भी कर रहे हैं कोशिश, आप भी किसी तरीके से कोशिश करो, कोई भगवान का अंगारा लगाओ, ये सब करो, बता रहे हैं। आज आईसीयू में डॉक्टर भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो भी पेशेंट को बचाना चाहते हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर ये चीजें लोगों को हेल्प कर रही है, अगर मेरी कहीं पे जरूरत पड़ती है मैं आपको रिसर्च पेपर भेजूंगी वो डॉक्टर को पढ़ने के लिए, जिससे ये सारी चीजों पे लोगों को मदद हो रही है। तीसरी चीज है वेस्टीज के सप्लीमेंट। एक भी सप्लीमेंट आपको छोड़ना नहीं है, हमें वेस्टीज के सप्लीमेंट लेने हैं। नंबर 1 कुरकुमिन लेना है। और कैसे लेना कुरकुमिन, सुबह 1 शाम को 1 नहीं दोस्तों, कुरकुमिन हमको 3 गोली दिन में 4 बार लेना है। 3 गोली 4 बार। कुरकुमिन एक प्रूवन एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। हमारे बॉडी में क्या होता है, मैंने आपको बताया, श्वास कोश में सूजन पैदा होती है, ये सूजन कम करने के लिए हमें हेल्प करता है। नंबर 1 कुरकुमिन। नंबर 2 गैनोडर्मा। गैनोडर्मा कैसे लेना है, हमको 2 गोली दिन में 3 बार लेनी है। 3 गोली 4 बार कुरकुमिन की, 3 गोली 4 बार, और गैनोडर्मा लेना है 2 गोली 3 बार। उसके साथ हमको लेना है वाइटल कॉम्प्लेक्स, आयु शांति का वाइटल कॉम्प्लेक्स, वो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है। डेंगू में जब लोग मरने के लिए जाते हैं, प्लेटलेट कम हो जाता है, तब हम द्राक्षी मतलब अंगूर के बिल्कुल वाइटल कॉम्प्लेक्स है, एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो हमको देना है पेशेंट को। कैसे देना है, 2 गोली 4 बार हमको देना है। आंवला का गोली देना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा आंवला, एलोवेरा का गोली देना है। बहुत सारे एंटीबायोटिक एंटीवायरल ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं, उसकी वजह से डाइजेस्टिव मैकेनिज्म और डैमेज हो जाता है। ये कृपया आप लिख लो, आंवला का गोली देना है, एलोवेरा का गोली देना है, गैनोडर्मा देना है। आंवला एलोवेरा 2 गोली 4 बार, गैनोडर्मा 2 गोली 3 बार, कुरकुमिन 3 गोली 4 बार। आप समझ रहे हैं, नोनी देना है 2 गोली 4 बार। सारे के सारे फूड सप्लीमेंट है दोस्तों। हमको स्पिरुलिना देना है, स्पिरुलिना बहुत पावरफुल ड्रग है स्पिरुलिना। देखिए दोस्तों, मेरे कुछ पेशेंट आईसीयू में एडमिट थे जिनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो चुका है, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये बात कर सकती हूँ, ठीक है ना।
तो ऑक्सीजन लेवल उनका 60 से भी कम हुआ था, 40 तक आया था। हमने क्या किया, हमने तुलसी के जूस में और एक पेशेंट नहीं है मेरा, ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, मैं आपको बता रही हूँ उनको हम क्या दे रहे। हम ये सारे कैप्सूल और टैबलेट ओपन करके तुलसी के जूस में मिक्स करके उनको दिन में 4 बार दे रहे हैं। स्पिरुलिना दो, 3-3 गोली 4 बार, क्योंकि खाना कम दो उनको, लेकिन ये जो इम्यूनो बूस्टर है बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में दो। अगर कोई बंदा वार्ड में वेट कर रहा है आईसीयू का, ये मेरा दावा है, इसमें से एक भी चीज मिस नहीं करोगे। अगर आप दोगे ना तो डेफिनेटली वो आईसीयू में जाएगा नहीं, घर में वापस आ जाएगा बिल्कुल जिंदा, हेल्दी, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, ये बहुत डेंजर कंडीशन होती है और इसी वजह से आईसीयू में जाना पड़ता है। इसीलिए ये चीजें जल्दी जल्दी हमको करना है। टॉक्सक्लीन्स हम देना है और हमारे पास एक बहुत पावरफुल मेडिसिन है, उसका नाम है सीबेक्थॉन। सीबेक्थॉन 2 गोली 3 बार देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग है ना, वो इधर ही अभी कैलकुलेशन करने के लिए बैठे, अरे ये सबका कितना होता है, 10,000 कौन देगा। अरे लोग हॉस्पिटल में जाके आईसीयू में जाके गला कटवा के इली नली डाल के आर्टिफिशियल लंग ब्रीदिंग पे रह रहे, उसके लिए रेडी हो रहे, दिन का 30,000 भर रहे। अरे आप अगर ये गोली दोगे ना तो एक दिन में आप देखोगे ऑक्सीजन लेवल उनका अप हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लिख लो। विटामिन D3 इस तरीके से लेना है, इंजेक्शन आता है वो पीना है। विटामिन इंजेक्शन कैसे पीना है, थोड़ो सिरिंज डालो, इंजेक्शन को निकालो, निडल निकाल दो, वो इंजेक्शन को बाउल में लो, घर में बनाया हुआ घी में मिक्स करो और पियो दिन में 1 बार। 1.2 पावर का मिला तो एक इंजेक्शन 5 दिन लेना है, एक इंजेक्शन डेली, एक इंजेक्शन ऐसे 5 दिन लेना है। 3L पावर का मिला तो आपको 3 दिन लेना है। 6L का मिला तो आज लेना, 2 दिन बाद छोड़ के देना। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ने छोटा गोली दिया है उस पर ऊपर मेंटेन करना, छोड़ना नहीं। फिर विटामिन सी का गोली लेना है, विटामिन सी का गोली 500 मिलीग्राम का 4 गोली 4 बार। जिंक का गोली 250 मिलीग्राम का सुबह दो शाम को दो। उसके साथ स्पिरुलिना लेना है, लिख लो, स्पिरुलिना लेना है ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप ना होने के लिए, इंफ्लेमेशन कम होने के लिए। स्पिरुलिना में नेचुरल किलर सेल रिस्पॉन्स है। स्पिरुलिना जो लोग लेते हैं उनके बॉडी में उनके नॉर्मल पेशी एबनॉर्मल चीजों को मार डालते हैं, ये रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो स्पिरुलिना हमको लेना है 3 गोली 4 बार, कुरकुमिन 3 गोली 4 बार, आंवला 2 गोली 4 बार, गैनोडर्मा 2 गोली 3 बार, हमको वाइटल कॉम्प्लेक्स लेना है 2 गोली 4 बार, टॉक्सक्लीन्स ले सकते हैं आप, सिबेक्थॉन लेना है 2 गोली 3 बार। ये सब लिख लो, ये आ गया न्यूट्रिशन में। इसमें से एक भी चीज ना न्यूट्रिशन में मिस करना है ना फूड सप्लीमेंट में मिस करना है, कोरोना से हमको बाहर आने के लिए। दूसरी चीज हमको क्या करनी है, दूसरी चीज हमको डाइट चेंज करना है। आप क्या बता रहे हो मैडम, ये तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, डाइट वाइट कहा करते बैठे। नहीं, ये इमरजेंसी है, इसीलिए हमको डाइट चेंज करना है। मैंने क्या बताया था दोस्तों, मेरे श्वासकोश में सूजन पैदा हो जाती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंफ्लामेशन। अगर इंफ्लामेशन बॉडी में पैदा हो रहा है और आप इंफ्लामेटरी फूड खा रहे, मतलब ऐसा खाना खा रहे हो जिसकी वजह से और इंफ्लामेशन हो, तो डेफिनेटली इंफ्लामेशन बढ़ जाएगा। हजारों गोलियां खाओ, अमृत भी खाओ, आप अगर इंफ्लामेटरी फूड खा रहे हो तो और हमारा, इसीलिए हमको क्या करना है, ये इमरजेंसी कंडीशन में आज बहुत सारे लोगों का खाना बाकी होगा, इमीडिएट आपको खाना चेंज करना है। खाना चेंज क्या करना है, नॉन इंफ्लामेटरी फूड। उसका मैं आइडिया आपको देती हूँ। दिन में एक ही बार हमको कार्बोहाइड्रेट खाना है, कुछ नहीं होता। गांधी जी 30 दिन बिना खाए पिए रहे थे, कौन, भगत सिंह तो 50 दिन बिना खाए पिए रहा था। हम खा पी के रह रहे हैं, लेकिन दिन में एक बार कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। जो राइस है, रागी है, ज्वार है, गेहूं है, मैदा है, खाना 3 बार नहीं खाना, एक ही बार खाना। अच्छा, 3 बार क्या करना, 3 बार हरी सब्जियों का जूस बनाओ, फिल्टर मत करो, उसका पल्प रहना चाहिए। हरी सब्जी का जूस खाना पीना है, उसमें 2 चम्मच घी डालना है, वो हमको पीना है। 3 बार ग्रीन वेजिटेबल जूस, उसमें 2 चम्मच घी डालना है, वो हमको पीना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन प्रोटीन खाना खाओ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज प्रोटीन खाओ, ठीक है ना। और मतलब चिकन सूप, मटन सूप, कॉलीफ्लावर सूप, बीन सूप आप अच्छे से बना के पियो। कर्ड खाओ, ठीक है, हमारा कोम्बायोटिक है, उसमें कर्ड में मिक्स करके खाओ। बहुत बढ़िया तरीके से इमीडिएट आपका बॉडी इंफ्लेमेशन ड्रॉप करता है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे इधर क्या हो रहा है देखो, आईसीयू में लोग मर क्यों रहे हैं,
आईसीयू में लोग मर रहे हैं क्योंकि सारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ मेडिसिन पे है। जो बंदा कल मरने वाला है आज भी ठूस ठूस के राइस और चपाती खा रहा है। क्या है ये इंफ्लामेटरी फूड है। बॉडी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इंफ्लामेशन और पैदा हो रहा है और आईसीयू में लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। इसीलिए हमको नॉन इंफ्लामेटरी फूड पे शिफ्ट होना है जब तक ये पैंडेमिक कम नहीं होता या जब तक मेरा रिपोर्ट निगेटिव नहीं आता। ठीक है ना, तो नॉन इंफ्लामेटरी फूड हमको खाना है। दूसरी चीज हमको क्या करनी है, हमको करने हैं बॉडी को डिटॉक्स। ये क्या बता रहे हो मैडम, हम तो इमरजेंसी में आज हमको कोई एंटीबायोटिक एंटीवायरल ड्रग चाहिए और आप क्या डिटॉक्स डिटॉक्स का बात कर रहे हो। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म मेरे वायरस को मारते हैं। ये डेड वायरस भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये डेड वायरस आपके बॉडी में अगर रहेंगे तो आगे चल के और भी अपनी कॉलोनी बढ़ा सकते हैं अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिला तो सबसे पहले हमको इनको बॉडी से क्लीन करना। बॉडी से क्लीन करने के लिए टॉक्स क्लीन, फूड पैक, डाइटरी फाइबर जो भी आप यूज कर सकते हो, ये सारे मटेरियल हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं। अगर आपके पैंडेमिक के कहीं पे जा नहीं पा रहे, प्रोडक्ट अभी तक घर पे आया नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको पीना है पानी। जैसे कि मैं पी रही हूँ, सिप बाय सिप थ्रू आउट द डे, क्योंकि पानी बहुत अच्छे तरीके से बॉडी को क्लीन करता है। घर में कहीं पे भी कचरा हो जाए तो हम उसमें से जोर से पानी डालते हैं ना, तो पूरा क्लीन हो जाता है। उसी तरीके से पानी सुबह से शाम तक हमको पीना है। ये पानी मेरे बॉडी को डिटॉक्स करता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल में टॉक्सिन्स है, बॉडी के अंदर बहुत सारा कचरा है और ये कचरा भी एडिशन है। तो मैंने बताया 3 बार ग्रीन वेजिटेबल का जूस जिसमें 2 चम्मच हम घी डाल रहे हैं, ये मेरे बॉडी के सारे इनऑर्गेनिक, सारे नहीं बहुत सारे मतलब बहुतांश इनऑर्गेनिक केमिकल को डाइल्यूट करता है, बॉडी के बाहर लेके जाता है। तो हरी सब्जियां ज्यादा खाना शुरू कर दो, जहां पे चपाती राइस डालते हो वो हटा दो, हरी सब्जियां डाल दो, वहां पे खाओ। अगर खा नहीं सकते हैं तो मिक्सी में डालो, पानी थोड़ा सा डालो, जूस बनाओ और पी जाओ दिन में 3 बार और 2 चम्मच घी के साथ। बहुत बढ़िया तरीके से बॉडी नॉन इन्फ्लाम हो जाता है और आप 4 दिन के अंदर इससे बाहर आते हैं। तीसरी चीज हमको क्या करनी है, बॉडी को हाइड्रेट करना है। पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, सिप बाय सिप, जैसे मैं पी रही हूँ। 3-3 घंटे होते हैं लोग पेशाब को नहीं जाते, इतना बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है। इसलिए डिहाइड्रेटेड बॉडी में वायरस मैग्नेट की तरह अटैक हो जाता है, जल्दी वहां पे वो बॉडी के अंदर चला जाता है और डिहाइड्रेटेड बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में वो बढ़ जाता है। अगर फीवर है, फीवर कम करने के लिए क्या करना, पानी पीना है, सिप बाय सिप, एक एक ग्लास नहीं पीना। एक एक ग्लास जब आप पानी पीते हो तो आपका बॉडी पूरा सूखा हुआ है, तो बॉडी सूखने के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि हाइड्रेटेड बॉडी में वायरल एक्टिविटी बहुत कम रहती है। जब भी हम पानी पिएंगे तो हमको क्या करना है, हमारे घर में बहुत सारी किचन मेडिसिन अवेलेबल है। किचन मेडिसिन मतलब क्या, जो भी आपके घर में है, दालचीनी, अजवाइन, टर्मरिक, लवंग, इलायची, ब्लैक पेपर, जीरा, जिंजर, ऑनियन। तो क्या करते हैं, इन्फेक्शन होता है, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या करते हैं, आपको ड्रिप लगाते हैं। क्यों ड्रिप लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं ना, ग्लूकोज लगाते हैं, लोग बोलते हैं। क्यों सलाइन लगाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो चुका है। तो वो काम अगर अभी हम चलते फिरते हैं, मुंह से पानी पी के करेंगे, बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, डिहाइड्रेट होने के लिए छोड़ेंगे नहीं, तो इन्फेक्शन अंदर जाएगा भी नहीं। समझ में आ गया। तो एक चीज हमको करना है, बॉडी को बिल्कुल डिहाइड्रेट होने के लिए नहीं छोड़ना है। तीसरी चीज हमको क्या करना है, हमको करना है एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगासना। आप बोलोगे मैडम ये क्या योगा प्राणायाम का आप बात कर रहे हो, हमें तो ब्रेथलेस लेने के लिए तकलीफ हो रही है। कंप्लीटली मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो जिनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो चुका है, 90 है, 92 है, चाहिए कितना 95 के ऊपर, वो हमको रिपोर्ट कर रहे हैं मैडम हम थोड़ा एक्सरसाइज चल रहे हैं या हम थोड़ा घर में बैठे जब ब्रीदिंग करने का कोशिश कर रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल उससे 2-4 घंटे मेंटेन रहता है, 97 तक 98 तक रहता है। ये रिसर्च ने प्रूव किया है, मेरा रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर आप योगासन और प्राणायाम करते हैं तो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और आपका ब्रेन सिस्टम जो है कूल काम रहता है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाता है। मेरे टीम में कुछ योगा और प्राणायाम के एक्सपर्ट भी है। अगर कोई स्पेसिफिक योगा प्राणायाम आपको पता करना है कि ब्रेथलेस हो गए तो क्या करना, किडनी फेल हो गया तो क्या करना, तो वो आपको मदद करेंगे इसके लिए, और बिल्कुल फ्री मदद होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, योगा प्राणायाम के लिए। ओके, पर मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही योगा प्राणायाम
मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल कम है, मेरे बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन कम जा रहा है क्योंकि मैं शैलो ब्रीदिंग कर रहा हूँ। कब सांस अंदर ले रहा हूँ, कब सांस छोड़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलता। मेरे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। ये जो हाइपोक्सिया, ये जो कम ऑक्सीजन है, सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के लिए एक ओपन इन्विटेशन है। आज के, अगर आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस आ रहा है तो ये पेपर में, आज के पेपर में मेंशन है कि जो भी कोरोना पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, भले ऑक्सीजन पे है, लेकिन उनके ब्लड में ऑलरेडी फंगल एक्टिविटी दिखाई दिया है, क्योंकि फंगस बढ़ जाता है लो ऑक्सीजन मीडियम में। कोई घर आप बहुत देर तक बंद करके रखो, जाले जमाटे कीड़े मकोड़े जम जाते हैं। इसी तरीके से, क्योंकि वहां पे हवा आता जाता नहीं है, उसी तरीके से मेरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह बहुत सारे फंगस, बहुत सारी बैक्टीरिया और वायरल जल्दी जल्दी बढ़ जाती है। इसीलिए हमको कम से कम कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है। घर के एक कोने में बैठ जाओ, कोविड पॉजिटिव लोग घर के एक कोने में बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ और सांस अंदर को ज्यादा देर तक पकड़ो, सांस छोड़ो। कम से कम 20 मिनट करना, वो 20 मिनट के लिए बॉडी में अच्छा ऑक्सीजन पैदा होता है। एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज, पसीना आना चाहिए, किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करो, उठक बैठक करो, राउंड लगाओ, ऊपर नीचे करो। कोविड पॉजिटिव हो और रूम में हो तो रूम का गोल गोल चक्कर लगाओ, 1000 चक्कर लगाओ, बैठ जाओ 2 घंटा, फिर से 1000 चक्कर लगाओ, पसीना आएगा, बॉडी डिटॉक्स होगा। लेकिन बॉडी डिटॉक्स होने के लिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ आप एक्सरसाइज करो दोस्तों, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करने से रक्त बहुत अच्छे तरीके से सर से पैर तक बहता है, रक्त संचार होता है। कोरोना में एक बहुत बड़ा धोखा होता है कि हमारे ब्लड में क्लॉट तैयार हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट। और ये ब्लड क्लॉट कौन से भी जगह में अटक के, अगर हार्ट में अटक गए तो कार्डियक डिसफंक्शन होता है, हार्ट अटैक होता है। अगर ब्रेन में अटक गए तो स्ट्रोक होता है, लंग्स में अटक गए रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, हेमोरेज हो सकता है और मेरी जान जा सकती है। उसके लिए कोविड पॉजिटिव जो भी लोग हैं यहाँ पे, आपको पता है, आपको एंटी प्लेटलेट या आपको इकोस्प्रिन दिया है, उससे अच्छा है हमारा फ्लैक्सीड लो और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। किसी भी तरीके का एक्सरसाइज, आपको बहुत ताकत नहीं है या आपको ब्रेथलेस हो रहा है, आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, SpO2 लगा लो, SpO2 लगा के मैंने जो बताया वो करो। आपको क्या करना, आपको खड़े रह के सिर्फ दौड़ने की करना, मैं दौड़ रही हूँ, सिर्फ दौड़ने के एक्शन कर रही हूँ। सिर्फ ऐसे एक्शन करने से भी मेरे खून का बहाव बढ़ जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है और क्लॉट बॉडी में तैयार नहीं होता है। समझ में आ गया दोस्तों? इसमें से एक भी चीज आपको मिस नहीं करनी है। कोरोना में आप नहीं जाएंगे, मैं लिख के देती हूँ, ठीक है? मैं 1.5 साल से घूम रही हूँ, आप सब लोग लॉकडाउन में घर में थे, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा 3 अलग अलग जगह पे सेंटर है और मुझे बहुत काम करना पड़ता है। मैं बहुत ट्रैवल किया है, ये ट्रैवल मेरा कोरोना के टाइम पे ज्यादा हुआ है क्योंकि बहुत स्पेशल डिसीज पे हम काम करते हैं, ठीक है? मेरा ट्रैवल ज्यादा हुआ है, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनको कोरोना हुआ है और मैंने उनको ऐसे पकड़ा है, आप रो नहीं, उनके घर के लोग मर गए कोरोना से, मैंने ऐसे पकड़ा है, लेकिन मुझे कोरोना अटैक नहीं किया क्योंकि मैं टेक केयर कर रही हूँ। कोरोना से खिलाफ लड़ने का एक बहुत ही बड़ा शस्त्र है, उसका नाम है आपका इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी का पैरामीटर मैंने आपको बताया है। पैरामीटर इमरजेंसी कंडीशन में भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरे पेशेंट आईसीयू में भी बाहर आए हैं, ठीक है? ऐसे प्रोग्राम डेली हम कर रहे हैं। कोई कोई प्रोग्राम में लोग कनेक्ट होते हैं, अपने रिलेटिव को, अपने पिता का, दादा को बचाने का कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश सफल हो रही है क्योंकि काफी सारे लोग मेडिसिन से इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इम्यूनिटी मेडिसिन से नहीं, पोषकांश और फूड सप्लीमेंट से बढ़ता है। ये आप दिमाग में कायम कर लो। कोरोना का बाप आ रहा है ब्राजीलियन स्ट्रेन, क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज कर रहा है। ब्राजीलियन स्ट्रेन इतना घातक वायरस है कि वो जिन्होंने अभी वैक्सीन लिया है उनको भी नहीं छोड़ेगा, ऐसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं। हम कितना अपने आप को डर में रखेंगे? लोगों को फाइनेंशियल कंप्लीटली स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, अपने बिलव लोगों ने अनटाइमली बिना वजह खोया है। अगर ये रोकना है तो सबसे पहले आप जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दो। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, वो आपको लॉकडाउन करने के लिए बोलेगी, थोड़ा बहुत पैसा भी देगी, लेकिन आप जिम्मेदारी ले लो कि हर एक बंदा अपनी इम्यूनिटी डेवलप करेगा। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सारे शस्त्र मैंने आपको दिए हैं। आप डेली सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट लेना है, विटामिन डी का कोर्स करना है, आपको 3 से 5 दिन का कोर्स करना है। विटामिन सी 4 गोली 4 बार लेना है, साथ में जिंक का गोली लेना है।
फूड सप्लीमेंट लेना है, ये किसी और के लिए नहीं, आपको लिए बता रहे, फूड सप्लीमेंट लेना है, नोनी लेना है, स्पिरुलिना लेना है, गैनोडर्मा लेना है, वाइटल कॉम्प्लेक्स लेना है, टॉक्सिक्लिस लेना है, सिबेक्टॉन लेना है, ये हमको कुर्कुमिन लेना है, मैंने आपको बताया है कैसे लेना है। साथ में बॉडी को हाइड्रेट करते रहना है, साथ में हमको नॉन इंफ्लेमेटरी डाइट लेना है, साथ में हमको कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है, और किसी भी तरीके का एक्सरसाइज भले वो घर में क्यों ना हो करना है। जो भी कोविड पॉजिटिव लोग हो, ये सारे के सारे स्टेप्स को करेंगे, ये मेरा दावा है, 4 दिन के अंदर आप कोविड निगेटिव हो जाओगे, 4 से 5 दिन में आप कोविड निगेटिव होंगे, ये मेरा दावा है। मेरे हुए कोविड पॉजिटिव के आजू बाजू के लोग हैं, ये करना स्टार्ट कर दो, आपको कोविड अटैक नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कुछ भी इस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, आज आपने क्या देखा सुना, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। देखने सुनने के बाद आज आपने कोविड से बाहर रहने के लिए क्या किया, बाहर आने के लिए क्या किया, आप जो भी करेंगे उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे कुछ टीम के नंबर से अगर इमरजेंसी होता है, मेरा मेल आईडी दिया है pallavi@prithviwellness.com, अगर इस पर आप मेल कीजिए, अगर बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई इमरजेंसी है, मैं वहां पे आपको हेल्प करने के लिए रहूंगी फ्री में। ओवर टू आनंद जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशंस आपको भी ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। एक ही बात मेरी तरफ से, आगे बलवानी सर कंट्रोल करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात हम लोग समझ लेंगे कि ये जो भी करना है हमको अभी करना है, अभी, क्योंकि एक बार हम मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, समझो हम हॉस्पिटलाइज हो गए, आईसीयू में चले जाने की नौबत आ गई ना, तो कुछ भी आपके मेरे कंट्रोल में नहीं होने वाला है। हमारे और मेरे और आपके लिए डिसीजन सब और कोई और लेने वाला है। डॉक्टर जी ने कहा कि ये जानकारी से कुछ होने वाला नहीं है, एक्शन से ही बहुत कुछ होने वाले हैं, ठीक है ना। शेयर बना। तो मैं क्या बता रहा था, एक्शन क्यों लेना है, एक्शन अभी आप ही ले सकते हो, अभी आपको बचाने का काम आप ही कर सकते हो, कोई और आपके नहीं कर सकता है, कोई और। हम सब लोग तो ऐसे ही मतलब मदद करने की कोशिश करेंगे, पर करना तो आपको ही है, अभी अभी आपको ही करना है, क्योंकि अभी नहीं करेंगे कुछ हो गया, मतलब हम नहीं चाहते कि हो, पर लोगों का हो रहा है ना, हो गया तो आपके लिए डिसीजन आप ले ही नहीं सकते, कोई और लेगा। और वो किस तरह से डिसीजन लेगा, क्या डिसीजन लेगा, सही लेगा गलत लेगा, क्या क्या सोच के डिसीजन लेगा, उसके पास क्या जानकारी, ये कुछ भी आपके कंट्रोल में होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक जी का कहना है कि कुछ चीज भूल गए हैं, तो नहीं 3 पॉइंट बोलना है, क्योंकि इमरजेंसी होता है कोरोना में, इमरजेंसी नंबर 1 बुखार आता है, मैंने तो बोल दिया डोलो मत लो, तो क्या लेना, हमारे पास तुलसी ड्रॉप है, बहुत पावरफुल ड्रग है, आपको कैसे लेना तुलसी ड्रॉप सब लिख लो। 1/2 कप हॉट वाटर, हमारा पानी का जो कप आता है, 1/2 कप हॉट वाटर 10 ड्रॉप तुलसी के डालो, हर 15 मिनट में लो, 1 से 2 घंटे के अंदर कोई भी बुखार चला जाएगा। बच्चों को भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, 1/2 कप हॉट वाटर 10 ड्रॉप तुलसी के डालो और हर 15 मिनट में पियो, ये इमरजेंसी होता है, बुखार कम नहीं हो रहा। दूसरा इमरजेंसी होता है कि सांस फूल रहा है, क्या करें, सांस फूल रहा है तो क्या करें, तो हमको क्या करना है, सांस फूल रहा है तो हमको करना है इनहेलेशन, उसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट और पिंक सॉल्ट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट और पिंक सॉल्ट पानी में डालो, पानी उबालो और उसका वेपर्स लेना स्टार्ट कर दो। अगर हम असिम्प्टोमेटिक है तो दिन में 3 से 4 बार करना, अगर ऑलरेडी ब्रेथलेस हो रहे हैं तो हर 1 घंटे में करो, आपका ब्रेथलेसनेस कम होगा, हर 1 घंटे में। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैंने 3 बार कर लिया कुछ नहीं हुआ, 3 बार करने से कुछ नहीं होता, वायरस कितना डेंजर है, 1.5 साल से हमको घर में बंद किया है, इसीलिए हमको उसी के इसमें जवाब देना है, हर 1 घंटे में इनहेलेशन करना है। दूसरा, साइड पे सो जाओ या उल्टा सो जाओ, आपका पीछे का लंग्स ओपन होता है, ऑक्सीजन ज्यादा बॉडी में जाता है, ब्रेथलेसनेस कम होता है। तीसरी डेंजर चीज होती है SpO2 लेवल गिर जाता है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, तो उसके लिए बहुत ही एक रामबाण उपाय है, तुलसी का पत्ते लेके आओ, जूस बनाओ, ठीक है, तुलसी का पत्ते लेके आओ, जूस बनाओ, और वो जूस में मैंने जो बताया, नोनी, स्पिरुलिना, कुर्कुमिन, गैनोडर्मा, सीबेक्थॉन, आंवला, ये सब फोड़ के डालो। किसी ने पूछा है कैप्सूल कैसे लेना, 2-2, 3-3 कैप्सूल कैसे लेना, ओपन करो और वो तुलसी के जूस में डालो। अगर SpO2 लेवल आपका बहुत डाउन है, 80 है, 60 है, 40 है, हर 1 घंटे में दो,
ये जूस हर 1 घंटे में तो 1 दिन के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ के आएगा। अगर आपका 80-90 के बीच में है तो दिन में 3 से 4 बार लो। जैसे कैप्सूल मैंने 3 से 4 बार लेने के लिए बोला है, तुलसी के जूस में ये लो। तुलसी के जूस में क्यों? क्योंकि तुलसी का एक ही ऐसा वनस्पति है 24/7 वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसका पत्ता ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये 3 चीज है, आप लिख लो, क्योंकि यही 3 इमरजेंसी आता है। अगर आप वो घर में बैठे रिपेयर कर दिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सॉरी थैंक्स डॉक्टर जी। बलवानी सर, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। आगे आप गाइड कीजिए क्या करना है। कोई सवाल वगैरह लेना चाहते हैं तो वी आर ओपन। बाकी सर व्हाट आई हैव डन इज आपने pallavi@hritvi.wellness.com आपने जो मेल आईडी दिया है, मैंने पब्लिकली मेल आईडी शेयर किया है। सो व्हाट एवर इज द इमरजेंसी केस or whatever is the important case, we have done it, and most of our people are asking. I think अभी मुझे मेल contact number भी आपका आया हुआ है, तो I will do one thing. I think पल्लवी मैम ने शेयर किया या आपने शेयर किया है? तो हमने शेयर किया। हमने शेयर तो किया। मैं आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो पब्लिकली शेयर करता हूँ, और आप उनके साथ व्हाट्सएप पे या जिस कन्वीनियंस में आप उनसे जरूर डिस्कस करिएगा सर। ओके, डन। राइट सर। तो द होल idea is that there would be lot of small or big questions, but obviously आप एज अ डॉक्टर आपके पास अपने कमिटमेंट्स होंगे, मैम के अपने कमिटमेंट्स होंगे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसका और लोगों को इंडिविजुअली जिन को इमरजेंसी है उनको वो पर्सनली आपसे कनेक्ट करे। दैट वुड बी आइडियल। आई फील दैट इज मोर बेटर सर। यस सर, ये छोटे मोटे चीज आप ये सेशन में जो मिला वो कर लीजिए, सब क्लियर हो जाए। मतलब इट इज ऑल क्लियर। अगर इससे भी बढ़कर कुछ है तो आप तो दैट टाइम इट कुड बी बेटर इफ यू कैन कांटेक्ट अस। आप छोटे मोटे चीज के लिए कांटेक्ट करेंगे तो आप अपना टाइम हमारा टाइम दोनों वेस्ट करेंगे, ठीक है ना? मैं सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप प्लीज सर या मैम को उतनी ही चीजें पूछें जो बहुत जरूरी है। मतलब बच्चों जैसे हम दूध या पानी की बातें ना करते हुए कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बात करें, या फिर सर को व्हाट्सएप करें या मेल कर दें, वो आइडियल रहेगा। सर का व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी आपको दिया गया है, आनंद जी का दिया गया है, पल्लवी जी का दिया गया है, उसको यूज करें। यूज सोशल मीडिया, कॉल करके। हो सकता है वो किसी पेशेंट को देख रहे हैं और आपने उनको कॉल किया और आपने फोन नहीं उठाया, तो आप नाराज होंगे, यार सर मैम ने फोन नहीं उठाया, हमारी बात को नहीं ले। तो दे हैव देयर कमिटमेंट्स, अंडरस्टैंड करिए, वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, वो अगर वेस्टीज के थ्रू आपको हेल्प कर रहे हैं तो हमें उनके टाइम को वैल्यू करना रहेगा, राइट? तो सर आज के तारीख में आई जस्ट वांट टू से देयर हैज बीन अ ग्रेट पॉजिटिव फीडबैक। आप चैट बॉक्स में आप भी सामने से देख रहे होंगे कि there has been a great positive feedback. My whole idea that I would request you to give your such sessions maybe once in a week, every time, so that we can keep on educating people across the country, sir. सर हमारी वेस्टीज फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए हमें बहुत खुशी होता है। आप हमें मौका क्रिएट करके दीजिए। थोड़ा सा एक दिन पहले हम सबसे टाइम फिक्स कर लेंगे, जैसे कल आज किया। तो हमारी ये जो फैमिली है ना, ये बहुत पावरफुल फैमिली है सर। ये फैमिली खुद एजुकेट होंगे तो बहुत सारे लोगों को भी मदद करता है। इसमें से बहुत सारे लोग, मतलब ज्यादातर लोग डॉक्टर है ही नहीं है हमारे पास। ऐसे एग्जाम्पल से डॉक्टर आईसीयू में नहीं कर सकते ना, हमारे डिस्ट्रिब्यूटर्स लोग जा जाके लोगों को आईसीयू से उठा के लेकर आ रहे जिंदा। तो ये हमारी ताकत होता है सर। ये हम चाहते हैं कि ये ताकत लोगों तक, मतलब हम एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन जैसा क्रिएट करें। इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए वी आर ओपन एंड रेडी। थैंक यू सर। ये आपका और आपके मैम का बड़कपन है कि आप अपने वैल्यूबल टाइम को दे रहे हैं, सो दैट वी कैन वर्कआउट। और एक ही चीज हम याद रखेंगे कि वी आर हियर, मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहूंगा कि वी आर हियर टू विन द बैटल, नॉट टू लूज द बैटल। हम यहाँ पर आज हैं, बैटल को जीतना है। आपके सामने एक वायरस है जो अदृश्य वायरस है, उससे आपको लड़ना है। आप सभी जितने भी आज लोग मित्र बैठे हुए हैं, आपको कोविड नहीं हुआ है तो भविष्य में आपको कोविड को चैलेंज करना है कि मेरे को नहीं होगा कोविड, और आप उस चैलेंज के साथ चलेंगे जब आप वेस्टीज के सप्लीमेंट्स का सेवन करेंगे। और ये अकेले मत करिए, अपने परिवार को कराइए, अपने बच्चों को करवाइए, अपने माता पिता को करवाइए,
अपने नेबर्स को करवाइए, क्योंकि आपका सोसाइटी, आपका समाज, आपके आसपास के जितने भी लोग आपके आसपास है, उन सब अगर आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप निरोगी और तंदुरुस्त रहोगे। तो यहाँ पर मैं आप सबके बिहाफ में पल्लवी जी का और आनंद जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे आज वेस्टिजियन टीम जो पूरे इंडिया से, आई डू नॉट नो कहाँ से, पूरे इंडिया से जो हमारी टीम आज जुड़ी है, कुछ इंटरनेशनल से जुड़े हुए, उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मैं आशा करूंगा आपसे फिर से वीक में कम से कम एक और रेगुलर हम सेशंस करते रहेंगे, सो दैट वी कैन क्रिएट मोर awareness program on this platform, sir. Thank you very much. Thank you all participants. Wish you well. Stay home, stay healthy, and don't forget to consume the products. Thank you Pallavi ma'am. Thank you Anand ji. Thank you very much. Thanks. यहाँ पर मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सबकी इजाजत से मैं यहाँ पर मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, विश यू वेल, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू।